हेलो हेलो हेलो। हेलो। कनेक्ट हो गए क्या भाई? हो जाए बता देना भाई साहब। हेलो। नहीं कनेक्ट हो रहे? वेयर इज एनी सर? अरे कनेक्ट हो गए हो गए हो गए, वेरी गुड वेरी गुड। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वंस अगेन वेलकम वेलकम वेलकम। ठीक है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था उसके हिसाब से। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी बच्चा है, क्या सर मैं नरेंद्र अवस्थी सर की बुक सॉल्व करूं? करो करो, बहुत अच्छी बात है ना। चलिए, केमिकल इक्विलिब्रियम का बेसिक पार्ट मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। एक बच्चा बोल रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम कब स्टार्ट करोगे? बेसिक पार्ट स्टार्ट किया था, आज भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बीच में अभी एक शॉर्ट ब्रेक रहेगा आज की क्लास के बाद। लगभग लगभग ये आप मान के चलें 2 वीक का अपना एक शॉर्ट, 10 दिन के आसपास का एक शॉर्ट ब्रेक होगा। तब तक आपकी अगर कुछ भी चीज छूट गई हो तो वो आप कम कवर कर लें, ठीक है ना। फिर हम फर्दर केमिकल इक्विलिब्रियम को फुल फ्लैज स्टार्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। ओके, आज क्योंकि मैंने ये जो सेशन रखे थे लास्ट टू, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट था कि आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर विद डिस्कशन खत्म हो जाना चाहिए। फिर अगर टाइम बचेगा तो वी विल यूटिलाइज अवर टाइम। आज भी यूटिलाइज करेंगे तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बेसिक पार्ट को कवर कर लेंगे, ठीक है। और नहीं तो फिर हम अगर डिस्कशन देख लेते हैं कितना समय चलता है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है ना। और आज के बाद पहले बताता हूं, कुछ दिनों के लिए फिजिकल केमिस्ट्री क्लास ऑफ होंगी, लगभग लगभग 2 वीक मान लें आप, है ना। मैं बता दूंगा आपको स्टार्ट करेंगे जब, तब वहां पर हम केमिकल इक्विलिब्रियम को फुल फ्लैज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। ठीक है, अब देखो भाई साहब। सर मेरे स्कूल में सॉलिड गैस स्टेट का एग्जाम है, क्या करो? पढ़ाई करो नहीं? ठीक है, और देखो भाई, अब क्या करें मेरे बच्चों। यस, तो लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे होमवर्क का। आ जाइए मेरे बच्चों, आज हमारी शीट खत्म। होमवर्क लास्ट क्लास में हम जो है डिस्कशन कर रहे थे, तो हमारा अब जो होमवर्क पेंडिंग है वो है 64 से लेकर 90 तक। जो भी होमवर्क बच गया किसमें बेटा? क्वेश्चन बैंक में, वो आज अपन डिस्कस कर लेंगे 64 से 90। ओके, और एक दिया था मैंने एक्सरसाइज नंबर 3, तो इनका हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन बैंक में किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना, ठीक है ना, लिख लो मेरे बच्चों आराम आराम से, ठीक है। हाँ, एक बच्चे ने 81 पूछा है, एक ने 68 पूछा है, ठीक है। 68 ये तो पहले, और 81 दोनों लिख लेता हूं मैं। ओके, 68 जो प्रॉब्लम है, चेक करते हैं मेरे बच्चे। 68 प्रॉब्लम में ऐसे लिखा हुआ है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, हालांकि उसमें आपको करेक्शन करना पड़ेगा। साई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, एक तो है ना। साई स्क्वायर की जगह पर आपको आर स्क्वायर लिखना चाहिए, लेकिन क्या है बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग सेलेक्ट करना था। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन होता है, जो मैंने क्लास में पढ़ा रखा, 4 पाई आर स्क्वायर आर होता है, आर स्क्वायर होता है, गिव्स प्रोबेबिलिटी एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस अलोंग वन चूजन डायरेक्शन। नो, इसमें आप साई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर लिख लेना। तो ये जो हम लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर आर, ठीक है ना। तो ये जो हम लिखते हैं, ये एंगल को कभी रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये केवल डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करता है, इसलिए स्टेटमेंट ए गलत माना जाएगा। बी में साई स्क्वायर गिव, साई स्क्वायर में आर स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों आ गए बेटा। साई स्क्वायर में आर स्क्वायर आर और ए स्क्वायर थीटा फाई दोनों आ गए। तो ये एंगल और डिस्टेंस दोनों पे बात करेगा, एंगल विद डिस्टेंस दोनों चलेंगे इसमें। तो आप जानते हैं साई स्क्वायर जो रेशियो है, सॉरी मल्टीप्लाई होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, ठीक है। तो ए इसमें लिखा है बेटा साई स्क्वायर
गिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस ओवर ए स्फेरिकल सरफेस। ओवर ए स्फेरिकल सरफेस का मतलब हो गया एंगल इंडिपेंडेंट, गलत बात। साई स्क्वायर एंगल को भी रिप्रेजेंट करेगा, किसी भी डायरेक्शन में आप जाएं, ये स्मॉल आर से भी इसका लेना देना है और थीटा फाई से भी इसका लेना देना है। तो साई स्क्वायर आपकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या साई स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो इसमें आपका एंगल और डिस्टेंस दोनों का रोल होता है, ठीक है। ओवर स्फेरिकल सरफेस का मतलब आप एंगल इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। साई स्क्वायर का आर स्क्वायर जो आर पार्ट है ये होता है मेरे बच्चों एंगल इंडिपेंडेंट, तो ठीक है ना, ये होता है एंगल इंडिपेंडेंट, ठीक। तो 68 के ए और बी गलत हो जाएंगे। थर्ड में थ्योरी में पढ़ा रखा है एस ऑर्बिटल के लिए, जब आप पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा हुआ है कि ये एंगल पर डिपेंड नहीं करते, एस ऑर्बिटल्स स्फेरिकल सिमेट्रिकल होते हैं बेटा, और 2p ऑर्बिटल के क्वांटम नंबर ऐसा होता है। तो इसके दो ही स्टेटमेंट सही हैं, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो 68 क्वेश्चन में आपके दो ऑप्शन करेक्ट है मेरे बच्चों, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड थ्योरी में पढ़ा रखा है मैंने आपको, फिर रिपीट करता हूं। आर स्क्वायर आर जो है वो आपका एंगल इंडिपेंडेंट है, लेकिन साई स्क्वायर एंगल डिपेंड होता है, ठीक है ना। 69, ठीक है। 80 भी बताया था, 69 भी एक बच्चे ने पूछा था और 81 भी है, ठीक है। 69 क्या है बेटा? द रेडियल फंक्शन ऑफ द ऑर्बिटल इज आर आर दे रखा है मेरे बच्चों, इसमें सिग्मा की वैल्यू r/2 दे रखी है, बहुत बढ़िया। अब रेडियल फंक्शन ऑफ ऑर्बिटल दे रखा है, अब आगे दे रखा है स्टेटमेंट 2। अब जो स्टेटमेंट 1 है अगर आप ढंग से देखोगे तो जैसा मैंने सिखा रखा है आर आर जो कांस्टेंट लिखे हैं उनके अलावा 1/9√6 ए नॉट रेज टू द पावर 3/2, ये भी ठीक है। यहां देखो 4 माइनस फिर सिग्मा फिर ई रेज टू द पावर माइनस सिग्मा बाई 2 वेयर सिग्मा इज इक्वल टू r/2, यही लिखा हुआ है बच्चों, स्मॉल r/2 लिखना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको थ्योरी में सिखाया था, डिफिकल्ट पार्ट है जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते उनके काम की चीज नहीं है, जो कम पढ़ते हैं ये एडवांस के हिसाब से, कि अगर इसमें आप r की वैल्यू 0 पुट करोगे, इफ r इज इक्वल टू 0, तो आपका जो r फंक्शन है वो आपका 0 आ रहा है मेरे बच्चों। क्यों? क्योंकि यहां पर आराम से देखिए ये सिग्मा आ गया, और अगर आर की वैल्यू 0 आ गई तो आपको सिखा रखा है मैंने क्लास के अंदर, ये पीडीएफ में इसकी पॉसिबिलिटी है। फिर जैसे ही आपको आर के बराबर 0 सेट करोगे तो आप यहां देखो आपके पास सिग्मा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब एक रेडियल नोड आएगी। मैंने सिखाया था आपको, जहां वेव फंक्शन में साइन चेंज करता है वहां रेडियल नोड आती है, तो उसके लिए आर को 0 के बराबर सेट कर दो। तो एक तो ये आर की वैल्यू 0 करने से आर 0 के मतलब पी डी एफ इनमें से कुछ हो सकता है, जो नहीं हो सकता उसका नाम है एस ऑर्बिटल, क्योंकि एस ऑर्बिटल में आर की वैल्यू 0 पुट करने के बाद आर की वैल्यू नॉन जीरो आती है, ऐसा क्लास मैंने पढ़ा रखा है। तो इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 आपने पढ़ लिया, दे रखा है इंफॉर्मेशन, बहुत बढ़िया। रेडियल फंक्शन ऑफ ऑर्बिटल बिल्कुल हो सकता है सर ऐसा। ऑर्बिटल हैज 1 रेडियल नोड एंड 0 एंगुलर नोड, 0 एंगुलर नोड लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया बात है सर। अब देखो तुमने जो लिखा उसके हिसाब से इसके अंदर, अब मैं अगर आगे बात करता हूं तो इसमें ऑर्बिटल के अंदर एक रेडियल नोड, बिल्कुल सर। देखो इसमें आप इसको जब इंटरप्रेट करोगे तो रेडियल नोड की पोजीशन यहां से आ ही रही है, आप बोलोगे हां सर बिल्कुल आ रही है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था, अगर ध्यान दिया हो, सिग्मा आएगा इसके साथ में तो इसका मतलब पी ऑर्बिटल के लिए आएगा। अगर ध्यान दिया हो तो आप रेडियल वेव फंक्शन पढ़ना, सारे जो मैंने पढ़ाए थे आप वो हालांकि याद नहीं करने थे, पर उसमें देखोगे तो एस ऑर्बिटल में सिग्मा अकेला मल्टीप्लाई होकर नहीं आता है, पी में सिग्मा आएगा, सिग्मा स्क्वायर आएगा आपका डी ऑर्बिटल्स में। तो ये जो ऑर्बिटल है जिसमें एक रेडियल नोड भी होनी चाहिए वो आपका आएगा 3p। क्या आएगा? 3p।
ठीक है ना। तो यहां पर आप अगर बात कर रहे हैं सर, तो ये, या इन्होंने पूछा भी नहीं है, केवल ये बोल रहे हैं कि सर इसमें एक रेडियल नोड है, पढ़ लेता हूं मैं, और 0 एंगुलर नोड है। तो आपके पास ऑर्बिटल में क्या कंडीशन है, इससे ऊपर वाला फंक्शन आपका लिंक नहीं हो रहा है। बस मुझे ये जरूर पता लग रहा है कि सर इसके अंदर जो है वो आपके पास एक रेडियल नोड आ रही है, इसमें कोई खराबी नजर नहीं आ रही है। और आप अगर बात करते हैं अदर पार्ट पे, तो इन्होंने लिखा है स्टेटमेंट, जैसे अलग अलग ऑप्शन है, 2 से 1 कभी एक्सप्लेन नहीं होगा मेरे बच्चे, जिस भी बच्चे ने पूछा है 2 से 1 एक्सप्लेन नहीं होगा मेरे बच्चों, है ना। तो 69 में स्टेटमेंट 1 मेरे को ट्रू नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑर्बिटल में एक रेडियल नोड और 0 एंगुलर नोड पॉसिबल हो सकती हैं क्या? हाँ, ऑर्बिटल में अगर हम बात कर रहे हैं रेडियल नोड की, तो यस, इसके अंदर जो रेडियल नोड है वो बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके पास जैसा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कि सर रेडियल नोड एक आनी चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें अगर अपन देख रहे हैं तो जो संभावना है वो दो अलग अलग चीजों की देखकर लग रहा है। सेकंड स्टेटमेंट को मैं अभी हाल फिलहाल इंडिपेंडेंट मान रहा हूं। तो एक ऑर्बिटल में एक रेडियल नोड और 0 एंगुलर नोड हो सकती हैं, ये बात तो सही है। ऊपर वाले से ये मुझे पता लग रहा है कि इसमें एक रेडियल नोड है, ये भी पता लग रहा है। सेकंड से फर्स्ट को मैं लिंक नहीं कर पा रहा हूं, सेकंड से फर्स्ट को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो ये दो स्टेटमेंट अगर मैं इंडिपेंडेंट ट्रीट कर रहा हूं अलग अलग, तो दोनों अपने आप में सही हो सकते हैं, लेकिन सेकंड 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, ये साफ दिख रहा है, पॉसिबिलिटीज पे नहीं बात होगी, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आपको बी मानना पड़ेगा। दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, दोनों अपने आप में अपनी भी जगह सही हो सकते हैं। एक ने पूछा है 81, 81 जो क्वेश्चन है ये किधर है बेटा? 81 81 81 कहां है भाई साहब? 81 तो क्लास में पढ़े हुए क्वेश्चन है, डी ब्रोगली वाले आपने पढ़े हुए हैं भाई, इसमें मैं क्या बताऊंगा बताओ? आपको सॉल्व करना पड़ेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ। अपन ने पढ़ा नहीं था क्या बेटा? 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये अपन पढ़ते आ रहे हैं मेरे बच्चे। तो यहां पर ट्रांजिशन सो दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ He प्लस आयन। बस, या तो इसे सॉल्व करो, या फिर आप अगर किसी और कंडीशन पे बात करना चाहते हैं तो यहां पर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ He प्लस आयन। और एक तरीका होता है कि 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा से अपन बात करें। बस दोनों में से जैसी फिजिबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहां पर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू इन He प्लस आयन। He प्लस के लिए जेड कितना लोगे बेटा? 2 लोगे। अब सॉल्व कर लो, हो जाएगा, है ना। और कौन सा आया था? 84। 84 जो प्रॉब्लम है, 84 प्रॉब्लम, 84 में क्या करना है बेटा? आपको वेव फंक्शन दे रखा है, तो आप क्या करोगे? आर को 0 सेट कर दो। ये ले बेटा, मैथ्स आनी चाहिए। तो 6 माइनस 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू को 0 सेट कर देना बेटा। आप बोलोगे यस सर। तो इसमें क्या हो रहा है, आपको जब इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सीखा होगा बेटा। माइनस बी मतलब इस 6 आ जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर 36 माइनस 4ac 6 इंटू 4 डिवाइड बाय 2a इंटू 1। ये लीजिए, सिग्मा क्या आ गया बेटा? 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइड बाय 2। आराम से देखो, ये 6 प्लस माइनस 4 बाहर ले आओ बेटा, अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2, या 2 ही बाहर आएगा, सॉरी 4 इंटू 3 12 हो गया, 12 से 2 आ जाएगा, 2 आ गया भाई साहब। तो इसका मतलब मेरे बच्चों
आपके पास सिग्मा की दो वैल्यू आ रही हैं, कौन कौन सी बेटा? 2 से भी डिवाइड कर दो, 3 प्लस माइनस √3, बस ये आ रही है वैल्यू। ठीक है, आपको मैंने सिखाया था कि अगर आपको कभी भी रेडियल नोड के बारे में मालूम करना हो, स्फेरिकल नोड बोलते हैं बेटा इनको, इनको 0 सेट कर दो। अब ये 3s ऑर्बिटल है, 3s ऑर्बिटल के लिए n का वैल्यू 3 हो जाएगा बेटा। सामने वाले ने दे भी रखा है कि सिग्मा जो है वो 2r अपॉन एन ए नॉट है बेटा, तो इसको ऐसे लिखो 2r डिवाइड बाय 3a नॉट। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ स्फेरिकल नोड। ये लीजिए, आपकी दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी और इस सिग्मा की वैल्यू को आराम से अब आप यहां पे रख दीजिए, यू विल गेट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, दो वैल्यूज मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है ना, प्लस माइनस से ध्यान रखें, तो आपको दो पॉसिबल जो वैल्यूज रूट मिलते हैं वो यहां पर मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, एन की वैल्यू 3 रख दी बेटा, इसको यहां रखो और मैथमेटिकली सॉल्व कर लो, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 85 में पूछते हैं डिस्टेंस ऑफ स्फेरिकल नोड, ये आ जाएंगे बेटा दोनों, यहां की वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये बोलते हैं कि सर 85 में रेडियल पार्ट रिप्रेजेंट्स विच ऑर्बिटल। ओके, तो 85 जो क्वेश्चन था इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, 84 भी हो गया, 85 में क्या रेडियल पार्ट। पहले आप क्या करो बच्चों की तरह, इसमें आर की वैल्यू 0 पुट करो। आर की वैल्यू 0 पुट करने से क्लास में सिखा रखा है, अगर आर 0 आ गया, आर 0 आ रहा है क्या? आप बोलोगे हाँ आर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है ऑर्बिटल आपका एस है, ये एस ऑर्बिटल है। अब इसमें चक्कर क्या है मेरे बच्चों, आपको इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि इसका जो वेव फंक्शन है उसको देखो, आर 1/9 √6 a नॉट 3/2 6r अपॉन a नॉट माइनस r² अपॉन a नॉट e रेज़ द पावर माइनस r अपॉन 3a नॉट, ऐसे लिखा हुआ है मेरे बच्चों। तो इसको आप जैसे ही 0 के बराबर सेट करोगे तो ये आ जाएगा 6r अपॉन a नॉट माइनस r² अपॉन a नॉट। r कॉमन लोगे तो आपके पास एक रेडियल नोड आ रही है, 1 रेडियल नोड आएगी मेरे बच्चों। नोड आ रही है कि नहीं आ रही? तो आप बोलोगे हाँ सर रेडियल नोड आएगी, पक्की बात है। अब रेडियल नोड इसमें एक आएगी, वो साफ दिख रहा है यहां पर, आर की वैल्यू आएगी, एक आर को उठा के 0 कर दो, तो आप इसको ऐसे भी लिखते हैं 0 इज इक्वल टू 6 माइनस आर अपॉन ए नॉट। चेक कर लें, ये लीजिए, तो आर ए नॉट की टर्म में आ गया बेटा, तो एक रेडियल नोड आएगी। दूसरी बात क्या है मेरे बच्चों इसमें, कि आपको ये दे रखा है, ढंग से पढ़ो, कि आपके लिए जो e की पावर माइनस लिखा हुआ है, सामने वाला लिखा है कि ये e की पावर माइनस सिग्मा बाय 2। क्वेश्चन नंबर 84 पढ़ना बेटा, 84 में आपको दे रखा है कि सिग्मा बाय 2 जो है, ऊपर पढ़ो, e की पावर माइनस सिग्मा बाय 2, ये आपको इन्होंने r अपॉन 3a नॉट दे रखा है बेटा। ठीक है, अब यहां पर सिग्मा बाय 2 आपको r अपॉन 3a नॉट दे रखा है, तो यहां से अपन क्या करेंगे कि सर आपके पास अब इस सिचुएशन में हम n की वैल्यू यहां से इंटरप्रेट कर सकते हैं। सिग्मा किसके बराबर है सर? आपको क्वेश्चन नंबर 84 में देखो ढंग से लिखा हुआ है, सिग्मा लिखा हुआ है मेरे बच्चों, सिग्मा इज इक्वल टू 2r अपॉन n a नॉट। ये देखिए आप आराम से, आप बोलोगे हाँ, तो ये जो कॉन्सेप्ट दे रखा है आपको, ये पावर ढंग से चेक कर लो, ये e की पावर ढंग से पढ़ो ऊपर माइनस सिग्मा बाय 2 की वैल्यू है, तो ये सिग्मा बाय 2 की वैल्यू यहां लिखी, इसकी वैल्यू को यहां रख दो मेरे बच्चों, तो ये आराम से लाओ इसको, देखो क्या क्या हो गया, ये 2r अपॉन एन ए नॉट इज इक्वल टू r अपॉन 3a नॉट। ठीक है, यहां से सॉल्व करोगे तो a नॉट से a नॉट कैंसिल होगा, ठीक है, r से r कैंसिल होगा, ठीक है, और
2r अपॉन ए नॉट, डिवाइड बाई 2 भी करना था। डिवाइड बाई 2 क्यों है सामने देखो, डिवाइड बाई 2, ठीक है। या सिग्मा की वैल्यू ऐसे कर दीजिए, 2r कर दीजिए, तो सिग्मा की वैल्यू में 2r अपॉन 3a नॉट, ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो ये 2 भी कैंसिल हो गया सर। तो यहां से a क्या आ रहा है बेटा, n की वैल्यू आ रही 3, आराम से सॉल्व कर लीजिए। तो आपके पास जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू 3 आ रही है। 3 आने के अलावा इसमें इधर देखो, आप जब इसमें r की वैल्यू को सेट कर रहे हो तो आर का जो वैल्यू है वो हाल फिलहाल इसमें 85 की बात कर रहा हूं, वो जीरो नहीं आ रहा है सर। देखो आप आर की वैल्यू को मैं चेक कर रहा हूं एक बार, जीरो नहीं आ रहा है। अब ये एन की वैल्यू 3 है, एक रेडियल नोड है, आर की वैल्यू को जीरो सेट करो बेटा, आर जीरो नहीं आ रहा है। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, 84 85 है ना, 84 और 85। 84 में 3s दे रखा था बेटा, वहां मैंने केवल ये देखा है कि जो एक्सप्रेशन है वो e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2 है, जहां लिखा हुआ है वेयर सिग्मा इज इक्वल टू 2r अपॉन ए नॉट, मैंने उसका एडवांटेज लिया। अब देखो इंफॉर्मेशन क्या क्या आ रही है, इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि n का वैल्यू 3 है, एक रेडियल नोड है, और r की वैल्यू जीरो सेट करने से आर जीरो सेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये आपके पास पीडीएफ में से कुछ हो सकता है अगर बेसिक लेवल पे बात करें तो। लेकिन अब जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो एस तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आर की वैल्यू को जब हम सेट करते हैं जीरो तो आपका रेडियल वेव फंक्शन, सॉरी मैं शायद 85 की बात कर रहा हूं, मैं 84 में घुस गया वापस। तो यहां पर आर की वैल्यू को आप जैसे जीरो करोगे एक्सप्रेशन में तो 6r ये जीरो हो गया बेटा, माइनस उसमें से फिर जीरो टर्म हो गई, तो ये जीरो इंटू समथिंग कुछ होगा तो जीरो हो जाएगा। मैं 84 पढ़ लिया था, आई एम सॉरी। तो 84 85 अलग अलग जा रहे हैं, तो ये आर का वैल्यू आपका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है सर। तो जीरो आने की वजह से आपके पास n की वैल्यू 3 पहले आई, एक रेडियल नोड ये आया बेटा, एक रेडियल नोड, और पीडीएफ में से कोई पॉसिबिलिटी बनती है, आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग 3s हो नहीं सकता है, ठीक है। 3D में ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि रेडियल नोड जीरो है इसमें। उसके अलावा 3p चेक कर लेते हैं। 3p में नंबर ऑफ रेडियल नोड एक आएगी, नंबर ऑफ रेडियल नोड क्या होती है बेटा, n माइनस एल माइनस 1, तो एक आ रही है मेरे बच्चों, 3 माइनस वन एक आ रही है। तो 3p आपकी बिल्कुल करेक्ट है। अगला भी चेक कर लो, 2s हो नहीं सकता है। 2s क्यों नहीं होता है, क्योंकि आर को जीरो सेट करने के बाद अगर कैपिटल आर की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है तो मैंने पढ़ाया था एस ऑर्बिटल के जितने भी आर या आर इसका ग्राफ हैं वो हमेशा नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट होते हैं बेटा। किससे स्टार्ट होते हैं, नॉन जीरो वैल्यू से। पी डी एफ के ग्राफ आर या आर स्क्वायर के ग्राफ हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या दो क्वेश्चन थे, इसलिए बीच में गड़बड़ हो गई मेरे से देखने में। फर्स्ट में 3s दे रखा है, सेकंड में नहीं दे रखा है, तो सेकंड में मालूम करने के लिए आपको रेडियल नोड को देखना पड़ेगा, ठीक है। हो गया भाई साहब। हाँ कोई बात नहीं, कोई बच्चा बोल रहा है सर उसमें नीचे 9 अंडर रूट ए नॉट की पावर 3/2 कॉन्स्टेंट वैल्यू, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को इंटरेस्ट है आर की वैल्यू जीरो सेट करने पर आर का वैल्यू जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां आर की वैल्यू आप जब जीरो सेट कर रहे हो तो आपके पास आर का वैल्यू जीरो आ रहा है, इसका मतलब पी एस ऑर्बिटल नहीं हो सकता है, एस ऑर्बिटल नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए सर हो गया खत्म, आगे बात करें। और कौन सा है, एक बच्चे ने क्या बोला है, 84 का पार्ट 2। हाँ बेटा वो पढ़ लिया मैंने, ए नॉट की पावर 2 है, वो कोई दिक्कत नहीं है उससे, नहीं मरेगा। 83 का पार्ट 2, 83 के पार्ट 2 क्या लिख रहा है बेटा, द डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ 3s इज हायर देन 3p। क्लास में पढ़ाया था ना मेरे बच्चे
कि जो मैक्सिमम, जो हम द डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो 3s और 3p में कंपैरिजन डायरेक्ट नहीं हो पाता है। तो मैंने क्लास में सिखाया था आर एवरेज से निकलता है, आर एवरेज ट्रू क्राइटेरिया। क्योंकि 3s और 3p में क्लास में ही पढ़ाया था मैंने, आर मैक्स ट्रू क्राइटेरिया नहीं है, मैंने क्लास में सिखाया था। कौन सा? 83 का सेकंड पार्ट। थ्योरी पढ़ो दोबारा से बेटा, है ना। आर मैक्स से नहीं एक्सप्लेन हो पाएगा, बिकॉज उसका पीक एक आएगा, उसका एक पीक पहले से निकल गया। क्लास में सिखाया था रे मेरे बच्चे, ध्यान नहीं दिया मेरे बिट्टू ने। कौन कौन से हैं? 3s और 3p। 3s में ऐसा क्लास में बनाया था, याद कर रहे मेरे लाल, लाइक दिस, समझे। और 3p से इसको कंपैरिजन करेंगे तो 3p में एक रेडियल नोड आएगी, तो लगभग मैंने कुछ ऐसा बनाया होगा आपको, लाइक दिस। तो इनके कंपैरिजन नहीं हो पाते हैं क्योंकि इसमें 3 आर मैक्स आएंगे। ये इसका हाईएस्ट आर मैक्स है, ये इसका हाईएस्ट आर मैक्स है, लेकिन इससे पहले इसके 2 पीक आके निकल गए, क्लास में सिखाया था। तो आर मैक्स ट्रू क्राइटेरिया नहीं होता है मेरे बच्चे। उसके लिए न्यूक्लियस के कौन सा ऑर्बिटल क्लोज है उसको आर एवरेज से देखते हैं, जो कि डिपेंड करता है किस पर? एल पर। ये लीजिए, है ना। तो क्लास में पढ़ाया था ये। जील बेटा, जो जो बच्चा पूछ रहा है, ठीक है ना। हो गया भाई साहब, खत्म। चलिए अब आइए क्वेश्चन बैंक पर। कौन सा पार्ट हो गया हमारा? चलिए अब आ जाओ मेरे बच्चों लास्ट एक्सरसाइज पर। लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 3। बताइए इसमें कोई दिक्कत? इसमें पहले आपके फर्स्ट पेज पर 12 क्वेश्चन होंगे, तो हम पेज बाय पेज खत्म करते हैं। 1 से 12 में कोई दिक्कत बेटा? एक्सरसाइज नंबर 3 के 1 से 12 में कोई दिक्कत? किसी बच्चे को 1 से 12 में कोई दिक्कत? सेकंड में दिक्कत आई किसी को? सेकंड क्वेश्चन कौन सा है भाई साहब? आपने लिखा हुआ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज Li2+ इज इन स्फेरिकल सिमेट्रिक स्टेट S1, ठीक है, विद 1 रेडियल नोड। 1 रेडियल नोड और स्फेरिकल सिमेट्रिकल मतलब S ऑर्बिटल है। S ऑर्बिटल में एक रेडियल नोड, 1 रेडियल नोड, इसका मतलब ये 2s हो गया मेरे बच्चे। क्या हो गया? 2s। अब इसमें लिखा हुआ है अपॉन एब्जॉर्बिंग लाइट आयन अंडरगोज ट्रांजिशन टू स्टेट 2। ओके, ये S1 स्टेट से, जो कि 2s है, इलेक्ट्रॉन फोटोन गेन करके मेरे बच्चे, इसने फोटोन गेन कर लिया और ये फोटोन गेन करके ट्रांसफर हो गया S2 में। S2 जो है मेरे बच्चे उसमें रेडियल नोड है, एक रेडियल नोड है, 1 रेडियल नोड है, ठीक है सर। ओके, तो ये पहले इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन यहां था, ये फोटोन को एब्जॉर्ब करके S2 में चला गया। अब ये बोलते हैं S2 हैज 1 रेडियल नोड एंड इट्स एनर्जी इज इक्वल टू द ग्राउंड एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन की जो ग्राउंड स्टेट है -13.6 Z² अपॉन N², ये लीजिए, तो ये आएगी -13.6 EV पर एटम, क्योंकि तुमको मालूम होता है ग्राउंड स्टेट का मतलब N का वैल्यू 1 हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन की जो एनर्जी है वो आपकी आएगी -13.6। अब आपकी Li+ की जो एनर्जी है वो इसके बराबर आ रही है। अब वो एनर्जी जो Li2+ के लिए निकाल रहे हो बेटा, उसका फॉर्मूला भी तो लगाना पड़ेगा, 13.6। अब ये क्या बोलते हैं सर, पढ़ लेते हैं इसको। एंड एनर्जी इक्वल टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, 13.6 माइनस माइनस Z² अपॉन N²। आप बोलोगे यस सर, तो यहां पर ये कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब N की वैल्यू Z के बराबर आएगी और Z है 3। तो इसका मतलब ये हुआ सर
कि आपके पास अगर n की वैल्यू 3 है और एक रेडियल नोड है, तो n 3 हो और एक रेडियल नोड हो, तो इसका मतलब दिमाग चलना चाहिए ये 3p हो सकता है या होना चाहिए। तो उसी पर अपन डिस्कशन कर रहे हैं यहां पर। द एनर्जी ऑफ स्टेट समथिंग आ गया, और उसके बाद क्या है, ओके, क्वेश्चन में द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्टेट S2, शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों पूछे थे या दो पूछा था, मैं भूल गया, तो कोई बात नहीं। आपका फर्स्ट का आंसर आ ही जाएगा 2s1 है। दूसरा आंसर ये आ जाएगा कि इसके अंदर इसका जो 3p के अंदर l का वैल्यू होता है वो मेरे बच्चों 1 होता है, ये भी अपन जानते हैं, ये भी ठीक है। और एनर्जी ऑफ द स्टेट S1 इज द इन यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी समथिंग। S1 की एनर्जी निकालोगे 2s के लिए, लिथियम के लिए मेरे बच्चे, तो वो आपको निकल जाएगी। अगर आप ग्राउंड स्टेट के लिए हाइड्रोजन की निकालते हो तो अलग बात है मेरे बच्चों, लेकिन अगर आप द एनर्जी ऑफ स्टेट S1 इन द यूनिट ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी समथिंग, तो एनर्जी देखो Li प्लस के लिए कैसे निकलेगी बेटा, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ सर, तो इसमें आप इसको देखो, ये कितना हो गया, -13.6 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर, मैं इसको यहां से हटाता हूं बिट्टू, आराम से देखो। अब देखो ये क्या है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर हो जाएगा ये 9/4। तो एनर्जी ऑफ लिथियम आयन जो आप देखोगे तो ये आपके पास 9 पॉइंट जो क्या है 9/4 2.25 आ रहा होगा बेटा। तो ये जो एनर्जी है वो आपका 2.25 टाइम्स हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। और कोई दिक्कत किसी का? क्वेश्चन नंबर 8, सर क्या 12th में कोटा आने की वर्थ है क्या? अब तो बेटा टाइम बहुत निकल गया है ना, 11th, अच्छा 11th से 12th में पूछ रहे हो, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा हूं, 8th भी बताना है, ठीक है सर। देखो क्वेश्चन नंबर जो 8th है, इसमें क्या हो रहा है बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर 8 लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है बेटा, और ये होता है एच अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। आप आगे जाकर एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है गैस स्टेट, इसमें 3 तरह की स्पीड होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो, चाहे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो, या यू एवरेज हो, है ना। ये सारी की सारी जो होती हैं, कोई सी भी स्पीड ले लो, वो अंडर रूट टी बाय एम के प्रोपोर्शनल होती हैं। ये हम गैस स्टेट चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे, विंटर में आएगा बेटा चैप्टर, है ना। तो आपको ये हिंट, ऐसा एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन भी निकल गया, ब्रैकेट के अंदर में दे रखा था यू एवरेज, आप पढ़ना एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन निकल गया, एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन निकल गया। तो आप अब क्या करोगे कि जो मोलर मास है सर, मोलर मास क्या होता है, अगर आपको एक पार्टिकल का मास मालूम है तो आप उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, मास ऑफ वन एटम Na से मल्टीप्लाई कर दो, ये अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू होता है, आपको मालूम है। तो लैम्डा जो है वो आपका इस कॉन्सेप्ट से अगर देखोगे तो इस प्रोपोर्शनल टू 1/m, h की वैल्यू अपने आप में कांस्टेंट है बेटा, तो h की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, आपको रेशियो लेना है मेरे बच्चे। तो m इंटू ये अंडर रूट टी बाय एम लिखोगे, तो m इज प्रोपोर्शनल टू भी m ही तो है भाई मेरे, आप बोलोगे यस सर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√t इंटू एम, ये लीजिए। अब कैपिटल M लिख लो चाहे स्मॉल m लिख लो, कैपिटल M का मतलब मोलर मास, स्मॉल m का मतलब है मास ऑफ वन एटम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से सॉल्व करोगे तो 2 लैम्डा के रेशियो हो जाएंगे बेटा, लैम्डा 1/λ2 कैसे लिखोगे बेटा, अंडर रूट T2 इंटू M2 अपॉन T1 इंटू M1, ये लीजिए। अब आप मेरे बच्चों इसमें दोनों या चारों की वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 अलग अलग टेम्परेचर हैं, ये लिंक किया है एग्जामिनर ने गैस स्टेट से,
वो अभी आपने पढ़ा हुआ नहीं है तो घबराए नहीं, अभी लिख कर रख लें, ये आगे चैप्टर आएगा बेटा उसमें आ जाएगा, तो इस हिंट से अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि सर जो स्पीड होती है, जो वेलोसिटी है, वो √T/m के प्रोपोर्शनल होती है ना। ये अभी आपको मालूम नहीं, इसलिए प्रॉब्लम में आप रुक गए होंगे, तो इसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ना, ये आगे आ जाएगा बेटा अभी, है ना। ओके ओके, एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है और एक 10 पर भी हाथ साफ करने को बोला है। तो भैया 10th तो आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक लेवल पे जो कवर हो गया उसको क्यों पूछ रहे हो मेरे बच्चे। इन एन एटम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर n = 4। ठीक है भाई साहब, n = 4। अब ध्यान देना, सामने वाला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए 1 लिखा है, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि इसका जो क्वांटम नंबर है वो +1 और -1 दोनों हो सकता है। ये आपको समझना पड़ेगा जिस बच्चे ने प्रॉब्लम पूछा है, ठीक है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। वो मैग्नीट्यूड है। और ms मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद एक है स्पिन क्वांटम नंबर, ये सामने वाला लिया है -12 है शायद, चेक कर रहा हूं, यस -12, ये -12 बेटा। तो अब ये बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, आप ध्यान दोगे तो भाई साहब, अब देखो 4 के अंदर क्या क्या होते हैं, एक आपने पढ़ा होगा फोर्स के अंदर s ऑर्बिटल भी होता है, p भी होता है और d ऑर्बिटल भी, ये सब शेल होते हैं, ये सब शेल होते हैं। यस सर, आप बोलोगे यस। अब इसमें एक ऑर्बिटल s ऑर्बिटल, इसमें 3 होते हैं और इसमें 5 होते हैं, आप बोलोगे यस सर। लेकिन इन 3 में से तीनों का नंबर, एक का -l, एक का 0 और एक का +l, इसके जो नंबर है -2, -1, 0, +1 और +2, इसका नंबर 0 होता है। तो आपको अब यहां सेलेक्ट करना पड़ेगा कि सर इन एटम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर l, ये आ गया। अब क्या होगा भाई साहब, हमारे पास अब इसमें इन्होंने पूछा, देखो 4 में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर फंसेंगे, आप बोलोगे हां सर आएंगे। 4px, 4py और 4pz मान लो आप, एक का नंबर -1, एक का 0 और एक का +1 हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो 2 ही आप ले पाओगे। ठीक है सर। फिर उसके बाद 4d में भी जाएंगे, 4d में भी आपके ये निकलेंगे भाई साहब, तो आप बोलोगे हां सर ये भी आ रहे हैं। और 4 में तो f भी आएगा, ओहो हो f भी आएगा, तो f लो भाई साहब। इसमें 7 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल्स, उनमें भी 2 आएंगे बेटा, क्यों, उनके नंबर होंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, तो फिर 2 ऑर्बिटल आएंगे। तो इसमें से 2 ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिनके अंदर m का वैल्यू -1 या फिर +1 है। तो कुल मिलाकर आपके पास ऐसे 6 ऑर्बिटल हो गए मेरे बच्चों, 6 ऑर्बिटल्स। 6 ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनके नंबर या तो -1 है या +1 है, 0 वाला छोड़ना पड़ेगा, -1 +1 के अलावा दूसरे नंबर छोड़ने पड़ेंगे। 6 ऑर्बिटल में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 ऑर्बिटल में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इन्होंने एक कंडीशन और लगा दी, वो लगाई है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -12 होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं सर, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स बस, और उनमें से भी एक का नंबर होगा +12 और दूसरे का नंबर होगा -12। तो ले देकर 6 ऑर्बिटल में मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ही ऐसे होंगे जिनका नंबर या तो आप -12 ले लें या आप +12 ले लें। तो मेरे हिसाब से आपका आंसर आ गया कि 6 ऑर्बिटल में 12 इलेक्ट्रॉन से, मैं अगले पेज पे ले लेता हूं, 6 ऑर्बिटल सेलेक्ट हुए, 6 ऑर्बिटल्स में 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स में से 6 इलेक्ट्रॉन का नंबर -12 होगा और 6 इलेक्ट्रॉन का नंबर +12 होगा। तो आपका आंसर जो है वो मेरे हिसाब से 6 होना चाहिए,
चेक कर लीजिएगा शीट में, मुझे भी पता नहीं है क्या हो गया, रुक गया क्या मामला, कहाँ अटक गया। है ना, आहा हो गया भाई साहब। एक बच्चा बोल रहा है मृदुल, वाई वी टेक अप टू, जी क्यों नहीं लिया। आहा हा बच्चों बताओ भाई, 1 के अंदर केवल एस होता है, 2 में एस पी होते हैं, 3 में एस पी डी होते हैं, 4 में एस पी डी एफ होते हैं। ये एक इंसान कहां से आया है मृदुल अग्रवाल, वाई वी नॉट टेक अप टू एफ ऑर्बिटल्स। जय हो तुम्हारी मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब पढ़ते हुए यार, ठीक है ना। सर आई एम नीट, क्या है नीटियन एंड आई हैव योर नीट बुक, इज इट सफिशिएंट। हाँ बहुत है आदित्य, बहुत है तुम्हारे लिए तो, वो काफी है तुम्हारे लिए। ठीक है चलिए हो गया भाई साहब। आगे क्वेश्चन, किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 12 पूछा, 12 क्वेश्चन पे आ जाओ। 12 क्वेश्चन में क्या है बच्चों, नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन डीजेनरेसी। आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं मेरे बच्चों जिनके एनर्जी का लेवल सेम होता है। अब हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन जो एटम है इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनको बोलते हैं यूनि इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस। ओके, इसके अंदर क्या खास बात है मेरे बच्चों, हाइड्रोजन के अंदर फर्स्ट ऑर्बिटल में जो एस सब शेल होगा उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। सेकंड में आपके पास एक एस होगा और एक पी होगा मेरे बच्चों, एस और पी ये सब शेल हैं। सब शेल के जितने भी ऑर्बिटल हैं उन सब की एनर्जी का लेवल बराबर होता है जब एन की वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब सॉरी एक इलेक्ट्रॉन यूनि इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस के अंदर। थर्ड में कौन कौन से आएंगे बेटा, थर्ड में आएंगे एसपीडीएफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। इसमें कितने ऑर्बिटल, एक, इसमें कितने बेटा 3, इसमें कितने 5, इसमें कितने 7, 1 3 1। दोबारा सुने, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ये वाला पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है बेटे। 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर किसी भी शेल के अंदर जितने भी सब शेल हैं, किसी पर्टिकुलर शेल में, दोबारा सुने, जितने भी सब शेल हैं उनमें जितने भी ऑर्बिटल हैं, एक शेल में प्रेजेंट सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी का लेवल बराबर होता है। सेकंड में 4 ऑर्बिटल हैं, 4 ऑर्बिटल्स, इन सब की एनर्जी का लेवल बराबर है। इधर है ना, देखो टोटल काउंट कर लो, ये 12 15 16 सब की एनर्जी का लेवल बराबर है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये लिखते हैं द डीजेनरेसी ऑफ द सेकेंड एक्साइड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 9, 9 लिखा हुआ इन्होंने। तो सर अब इसमें क्या हो रहा है कि आप जो बात कर रहे हैं, अच्छा इसमें एफ तो आएगा ही नहीं, सॉरी थर्ड के अंदर हटाओ इसको, है ना। अब देखो मेरे बच्चों, हाइड्रोजन एटम के लिए ये कहलाएगा बेटा ग्राउंड स्टेट, ये कहलाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये कहलाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आपके पास इन्होंने लिखा हुआ है डीजेनरेसी 9 है। 9 का मतलब क्या है, इन सारे 9 ऑर्बिटल्स की एनर्जी का लेवल सेम है, सेम एनर्जी लेवल ऑफ 9 ऑर्बिटल्स ऑफ थर्ड शेल, थर्ड शेल, ठीक है ना। थर्ड शेल में जितने भी ऑर्बिटल होंगे उन सब में एनर्जी का लेवल सेम होगा। एक हिंट दिया उसने, लेकिन सामने अब क्या किया उसने बेटा, H माइनस ले लिया। H माइनस में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसको बोलते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे बच्चों,
अगर आपने पढ़ा और ध्यान दिया हो तो इनमें तो s और p ऑर्बिटल की एनर्जी के लेवल अलग अलग होते हैं। आपने फीलिंग करना सीखा हुआ है 1s2 2s2 p6 3s2 p6 समथिंग। तो इसमें क्या होगा, अब फर्क आ जाएगा। यहां 1s, ये 1 फर्स्ट शेल, इसमें एक ही ऑर्बिटल है s, लेकिन अब क्या होगा 2s की एनर्जी का लेवल अलग होगा। 2s के बाद 2p आएगा, फिर उसके बाद 3s आएगा, फिर उसके बाद 3p आएगा, लाइक दिस। आपने n+l रूल भी पढ़ लिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सर ने पढ़ा दिया होगा। तो मेरे बच्चों ये तो कहलाएगी अब ग्राउंड स्टेट। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट। किसकी बात कर रहे हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की। ये कहलाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये कहलाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब तुमको मालूम होना चाहिए कि 2p सबशेल में, 2p सबशेल इन्होंने पूछा है बेटा, while the degeneracy of the second excited state of H माइनस, सेकेंड, यहां देखो ये तो है मेरे बच्चों फर्स्ट और ये है सेकेंड। तो सेकेंड पर इंटरेस्टेड है बात करने में। तो सेकेंड में 2p सबशेल में, 2p सबशेल contains 3p ऑर्बिटल्स। कौन कौन से होते हैं बेटा, px, py, pz, ठीक है ना, ऑफ सेम एनर्जी, 3 कंटेंस ऑफ सेम एनर्जी, इनको बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो सामने वाला बोलता है कि नंबर ऑफ डीजनरेसी ऑफ द सेकंड एक्सेस स्टेट ऑफ H माइनस, तो आपका आंसर आएगा 3। 2p में 3 ऑर्बिटल हैं, px, py, pz, जिनके एनर्जी का लेवल सेम है। अगर एग्जामिनर ने मेरे बच्चों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की डीजनरेसी पूछी थी, उसका आंसर होता 1, सेकंड में 3, थर्ड में अगेन 1 होता है ना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जे एडवांस क्वेश्चन अच्छे होते हैं। तो जिन बच्चों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ाया या ढंग से फीलिंग वगैरह नहीं सीखेगी वो मारे जाएंगे इसमें। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी गुड। ठीक है, ठीक है ना मेरे बच्चों। अब क्या है 13 अपने आप करो ध्रुव, इतनी पढ़ाई में कमजोर कैसे हो तुम। 13 क्या तुम 13 नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है इसमें। इतना सिंपल क्वेश्चन है। देखो तुम पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो क्या ध्रुव, कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाते हो, मतलब बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ रखी है। देखो क्या हो रहा है बच्चों, देखो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, H/P अपन ने पढ़ा हुआ है क्लास के अंदर। तो सामने वाला बोल रहा है कि H/λ क्या होगा, अरे P इज इक्वल टू था H/λ, ये लीजिए। ठीक है, हमने क्या पढ़ा हुआ बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मेरे बच्चों, हाफ mv², ये लीजिए। ठीक है, हाफ mv² होती है, और ये किसके बराबर होती है, Q इंटू वी के बराबर, क्लास में पढ़ा रखा है। तो ये जो ke आपकी QV के बराबर है, इसको लिखो हाफ mv² इज इक्वल टू Q इंटू वी। इसको आप m से मल्टीप्लाई कर दो, क्लास में सब पढ़ा रखा है, m² v² इज इक्वल टू 2 इंटू m इंटू Q इंटू वी। इसको क्या बोलते हैं, p², 2 इंटू m इंटू Q इंटू वी। तो इसका मतलब P आपका क्या हो गया बेटा, √2 इंटू m इंटू Q इंटू वी। ये सब क्लास में पढ़ाए थे, ऐसे क्वेश्चन अब मैं नहीं बताऊंगा, आप क्लास का टाइम खराब करते हो। ये लोग जो बच्चे हैं ये टाइम खराब करते हैं क्लास का, बिना पढ़ाई लगे आ जाते हैं क्लास के अंदर। ठीक है ना, तो इससे ये इसलिए डिस्कशन अपन आने वाले टाइम बंद करेंगे। अब मैं आने वाले टाइम में डिस्कशन नहीं करूंगा, बिकॉज उससे अच्छे बच्चों का बहुत टाइम खराब होता है। ठीक है ना, अब डिस्कशन किसी और तरीके से करवाएंगे आपसे। ठीक है ना, ओके। ये बच्चे क्या करते हैं, सर नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, देखो ये क्लास में पढ़ने आ गए, इनको यही पता नहीं है। अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया गया था, डीजेनरेट ऑर्बिटल वो होते हैं जिनकी एनर्जी का लेवल सेम होता है। क्या करते हो भाई, चैप्टर के चैप्टर खत्म हो गए, इनऑर्गेनिक पढ़ लिया, फिजिकल पढ़ लिया, इनऑर्गेनिक में नहीं पढ़ा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। क्या बात करते हो मेरे बच्चे, बहुत प्यार से पढ़ाया था डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। चलिए खत्म हो गए भाई साहब, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 फॉर्मूला बेस्ड है, क्लास में जो पढ़ा रखा है नोट्स में देखो बेटा, मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ओके खत्म। चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद कोई और कोई डाउट है,
ओके, एक ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 16। 16 में बेटा क्या करना पड़ेगा, आपको मैचिंग करानी है। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो आपको मैंने वेव फंक्शन लिखा रखे हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑर्बिटल एंगल इंडिपेंडेंट होता है, तो उसमें कॉस थीटा साइन फाई साइन थीटा कॉस फाई नहीं आएगा। तो फर्स्ट का फर्स्ट सही है, और फर्स्ट का फर्स्ट सही होगा तो उसमें रेडियल लोड नहीं आएगी। रेडियल लोड नहीं आएगी तो आपको इसका ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे ए बी सी डी में से। तो डी ऑप्शन पे जाओ और मालूम चलेगा कि हाँ डी ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर 16 का आपका डी मैच करेगा। बाकी ए बी सी तीनों गलत होंगे। मालूम होना चाहिए कि पी ऑर्बिटल जो है वो एंगल डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। एस ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एंगल इंडिपेंडेंट, ठीक है। ठीक है, और बताएं सर क्वेश्चन 22 का डी पार्ट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 22 का जो डी पार्ट किसी बच्चे ने पूछा है, 22 का डी पार्ट बेटा, द प्लॉट ऑफ साई फॉर आर फॉर वेरियस एजिमुथल क्वांटम नंबर एल शोज पीक शिफ्टिंग टूवर्ड्स हाई वैल्यू। नो, अगर हम साई की वैल्यू की बात करते हैं आर आर फॉर वेरियस एजिमुथल क्वांटम नंबर एल के लिए अलग अलग, नहीं 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 नहीं। देखो, अगर मान लो आप एसपीडीएफ के लिए बात करते हो तो आपने इसे पढ़ा होगा, ये जैसे 2p के लिए होता है, 3d के लिए होता है, 4f के लिए होता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप मान लो 3p के लिए आ गए, ये आपने मान लो आर स्क्वायर ले लिया। सही पूछा है क्या, सही पूछा है, ठीक है। तो आर ले लेते हैं, आर। तो होता क्या, मैंने सिखाया था कि मान लो आपने आर आर कोई ले लिया नॉन जीरो वाला, यहां से ये वेव फंक्शन साइन चेंज करेगा लाइक दिस, तो उसमें एक रेडियल नोड आएगी बेटा, एक रेडियल नोड आएगी तो 3p 4d या 5f के बराबर होगा। ऐसा क्लास में सिखाया था मैंने, ठीक है ना। पीक गिरते हैं, मतलब अगर आपने आगे बढ़ो तो ये ऐसे भी हो सकते हैं कि सर आपका जो वेव फंक्शन है वो साइन चेंज करेगा लाइक दिस, ठीक है ना। ये अब आपका पीक कम होता जाएगा, तो हाइट के हिसाब से पीक डाउन हो जाते हैं। ये आपका आर आर और ये आर, तो इसमें दो रेडियल नोड है बेटा, दो बार वेव फंक्शन साइन चेंज कर रहा है, प्लस माइनस प्लस। तो ये अब आपका 3p भी नहीं हो सकता, उसमें एक रेडियल नोड 4p होगा या 5d होगा, क्लास में पढ़ाया था बेटा। तो इसमें जो है प्लॉट ऑफ साई आर के साथ में जब एल के लिए अलग अलग बात करोगे, शोज पीक शिफ्टिंग टूवर्ड्स हायर वैल्यू। तो यहां पर पी की जो हाइट है वो डाउन होती चली जाती है। पीक की हाइट बढ़ती है जब आप 4 पाई आर स्क्वायर ग्राफ की बात करते हैं। 4 पाई, जैसे मान लो मैं 4 पाई आर स्क्वायर आर का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं आर के साथ में, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन सकते हैं लाइक दिस, है ना। ये बनते हैं जिसमें मान लो एक और एक दो रेडियल नोड है, तो ये आपका 4p हो सकता है इस तरीके से। यहां हाइट पीक की शिफ्ट होती है टूवर्ड हायर वैल्यू ऑफ आर, है ना, ठीक है। और बताएं, अबे 22 क्वेश्चन ही तो है, 22वां क्वेश्चन ही तो बताया था भाई साहब। 22वें क्वेश्चन का मैंने बता दिया, आपने डी पार्ट पूछा एक बच्चे ने, 22 का डी ऑप्शन बता दिया भाई। आदित्य बोल रहा है ये 22 का क्वेश्चन नहीं है, कैसी बातें कर रहा है भाई, 22 क्वेश्चन का डी पार्ट ही तो बताया मैंने आपको, आपने डी पूछा। और बताएं कोई, हो गया भाई साहब, ठीक है। और क्या, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा एक बच्चे ने, 30 आउट ऑफ सिलेबस है, काट देना। 30 क्वेश्चन को छोड़ दो बेटा, ये जनरल केमिस्ट्री आप पढ़ोगे, जनरल केमिस्ट्री आगे जाकर उसमें आएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 30 छोड़ दें, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम नहीं है। 30 क्वेश्चन है ना, इसको छोड़ दें, जब जनरल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक वगैरह में पढ़ाएंगे तो उसके अंदर आएगा, ठीक है ना, ठीक है। सर योर टेलीग्राम चैनल नेम, अभी टेलीग्राम चैनल मैं उसको भी देख ही नहीं रहा हूं बेटा, है ना। 22 का डी नहीं था, अरे 22 का डी बता दो दिया मेरे बच्चे, 22 का डी पार्ट बता दो दिया, डी पार्ट, डी ऑप्शन बताया ना मैंने बस। तो उसमें क्या पूछना था, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग दी इंटरप्रिटेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। तो बेटे इसमें सिखाया ना कि आपको सही स्टेटमेंट सेलेक्ट करने थे, तो उसमें डी था प्लॉट ऑफ साई वर्सेस आर फॉर वेरियस एजीमुथल क्वांटम नंबर शोज पीक शिफ्टिंग टूवर्ड्स हायर वैल्यू ऑफ आर। तो ये तो गलत हो गया ना, तो गलत है तो गलत है।
और बताएं सर, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, हाँ बेटा प्रॉब्लम आएगी, आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा ना। चलिए और बताएं क्वेश्चन नंबर 31। 31 जो क्वेश्चन है बच्चों, द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ, ये तो क्लास में कौन बच्चा है 31, ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है क्या? ये इतने इजी क्वेश्चन पूछे 31। 31 में क्या है बेटा, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है 31। द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द टू, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है भगवान 1/λ आर जेड स्क्वायर 1/1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो क्लास में बता रखा है कि 1/λ की वैल्यू मैक्सिमम आएगी 1/λ। 1/λ अगर आपको मैक्स लाना है तो लैम्डा अपने आप ही मिनिमम हो जाएगा, तो इसके लिए आपको n2 की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 0 सेट कर दो। ठीक है, n2 की वैल्यू 0 सेट कर दो। तो एक बार तुम किसके लिए निकाल लोगे बेटा, लाइमन सीरीज के लिए। तो लाइमन सीरीज के लिए 1/λ1 ले लेते हैं, ठीक है, आर जेड स्क्वायर, ये 1/1 स्क्वायर -0 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आर जेड स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चे, दूसरा ये बोलते हैं कि रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल सीरीज। अरे तो अगर 9 लाना है तो ऑब्वियसली आपको यहां पर n1 की वैल्यू 3 लानी पड़ेगी। n1 की 3 का मतलब है 1/λ2 लाओ बेटा, आर जेड स्क्वायर 1/3 स्क्वायर -0, ये लो। हाइड्रोजन एटम दे रखा होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो आप इसको रेशो को निकालोगे तो ऑब्वियसली बेटा 9 आएगा। तो n1 की वैल्यू 1 का मतलब लाइमन सीरीज क्लास में पढ़ा था मेरे बच्चे 1, n2 की वैल्यू 3, इसका लाइमन बामर पाश्चन सीरीज। है ना, तो ये हो जाएगा आराम से। तो जबरदस्ती परेशान हो रहे बेटा इसमें, ठीक है ना। खत्म भाई साहब, और क्या रह गया। 34, 34 में वही सेम प्रॉब्लम है कि भाई आपके लाइमन बामर सीरीज के लिए निकालना है बेटा, तो निकल जाएंगे, तो सेम सेम चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। सर 31 बता रहे हो मैच नहीं कर रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मैच नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम इधर उधर कट तो नहीं है कहीं, चेक करूं। क्वेश्चन नंबर, एक बच्चे ने जैसे पूछा है मैच नहीं कर रहा है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है बेटा यार, 31 मैं चेक करवाऊं। सर एक काम करना, सर 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 सर, अरे इस इस शीट का, कैरियर बिल की शीट का प्रिंट आउट मंगवाना, सेम ले जाओ उसको, कैरियर बिल की चाहिए, इसको लेके आना वापस, कैरियर बिल की शीट चाहिए, प्रिंट चाहिए, है ना। देखता हूं, मैं देखता हूं। अच्छा हो सकता है एक क्वेश्चन का फर्क हो, मैं शीट मंगा रहा हूँ अभी, क्या पता मेरा कोई क्वेश्चन इधर उधर हो गया हो, है ना। मैंने नई शीट का प्रिंट आउट मंगाया है क्योंकि ये लास्ट ईयर की शीट थी ना, तो मैं चेक करवा रहा हूँ अभी, चेक करवा रहा हूँ, ठीक है ना। सर 34 है ही नहीं शीट में, देख लेते हैं, अभी आ रहा प्रिंट आउट आ रहा है ना। चलिए अभी आ रहा है, आ रहा है मेरे बच्चों, ओके। वो क्या बच्चा बोल रहा है इसका आंसर, वो क्वेश्चन ही मैच नहीं कर रहा है, तो क्या पता कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन अपन ने इरेज कर दिया हो नई शीट के अंदर, जो आउट ऑफ सिलेबस हो कोई, या उस चैप्टर का ना हो, तो कोई एक क्वेश्चन के सीक्वेंस में फर्क आ रहा हो, तो हम अभी चेक करवा लेते हैं बेटा, है ना। प्रिंट अभी मंगवाया है मैंने, अभी प्रिंट आउट मंगवाते हैं फटाफट। हाँ चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, रुक जा रहे मेरे लाल, रुक जा, एक्सरसाइज नंबर 3 चेक कर लेते हैं। चलो जब तक हम आगे पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अभी एक आध क्वेश्चन कोई रह गया होगा उसको मैच करा लेंगे। 34 नहीं है शीट में, चेक कर लेंगे, अभी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो भी कर लेंगे, है ना। अभी चेक कर लेते हैं, अरे रुक तो जा भाई, अभी प्रिंट आउट, चलो जब तक आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, टाइम भी तो यार, ठीक है।
नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? नेक्स्ट चैप्टर बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। मैंने भी बताया अपन केवल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल जो इक्विलिब्रियम है वो अभी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फिर हम आगे जब जाएंगे तो आगे हम उन चीजों को स्टडी कर लेंगे, ठीक है ना। अभी देख लेता हूँ, टाइम बच जाएगा तो ही पढ़ा देंगे, घबराए नहीं, है ना। केमिकल में आज भी कवर कर लेंगे। लास्ट क्लास में आपको पढ़ा रहा था केमिकल में रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। अभी शीट मंगवा रहा हूँ, प्रिंट आउट आ रहा है बेटा, 2 मिनट में भी आ जाएगा, है ना। तो नया प्रिंट आउट मंगवा रहा हूँ शीट का, क्योंकि एक क्वेश्चन बच्चे बोल रहे हैं वाला लास्ट में कोई मैच नहीं कर रहा है, तो क्या पता कोई क्वेश्चन हटा दिया ओपन ने, है ना, तो वो देख लेते हैं, या कोई क्वेश्चन की सीक्वेंस में फर्क आ गया हो। हे भगवान। अरे सर मॉड्यूल कहाँ से परचेज करें? अरे कैरियर विल के ऐप पे दे रखा है भाई, सारे बच्चे कहाँ से कर रहे हैं, समझे मेरे बच्चे। सारे बच्चे जहां से देख रहे हैं वहां से देखो, सारे अपने वेबसाइट पर जाओ कैरियर विल्की पर, उसमें सारे बच्चों कहाँ पर शीट है बताओ। कई 2-3 बच्चे बोल रहे हैं हमें शीट ही नहीं मिली। अरे सारे बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, शीट चैप्टर के चैप्टर खत्म हो गए, मोल खत्म हो गया, एटॉमिक खत्म हो गया, तो इनको आप बताइए कि भाई शीट कहाँ पर है। अभी देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। सर बुक कर लें अब? यस दक्ष, अब तुम मेरी बुक आराम सॉल्व कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ देखो, जिन बच्चों को शीट नहीं मिली है उनके बच्चे हेल्प कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं सर नोट सेक्शन में जाएं लोग, नोट सेक्शन में जाएंगे तो उनको वहां पर मिल जाएगा। डीपीपी के अलावा एक नोट सेक्शन होगा, नोट सेक्शन में हमारी सारी शीट्स पड़ी होंगी बेटा, तो उनको देख लीजिए, वहां से आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है सर, बुक कर लेंगे आप हमारी। हाँ अब आप मेरी बुक आराम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो है अब शीट सॉल्व कर ली, थ्योरी पढ़ ली, तो यस यू कैन सॉल्व माय बुक, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्या कर रहे हैं यार, अभी तक आए नहीं भाई। और तो किसी कुछ नहीं, शर्ट शीट इनके जेई फेलियर क्या है। ओके, नोट सेक्शन में स्क्रॉल डाउन करके कर लें आप, ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आयुष यादव बोल रहे हैं सर एटॉमिक से मेरे को प्रॉब्लम कम हो पा रहे हैं मेरे को, ठीक है अभी चेक कर लेते हैं फटाफट। एक मिनट, एक मिनट, क्या कर रहा है यार भैंस? इतनी देर लगती है क्या? कहाँ गए जे? पागल कहीं सर, प्रिंट आउट निकलने में टाइम लग रहा है बेटा, प्रिंट आउट निकलने में टाइम लग रहा है, वेट कर रहा हूँ मैं उसी का। सर अब सोडिंजर के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, अच्छी बात है, ये तो वेरी गुड। सर 10 अगस्त का टेस्ट पोस्टपोन करवा दो, राखी है। राखी राखी के कारण? अरे भाई राखी मनाओ, कौन मना कर रहा है, इतना प्यारा सा त्योहार है, आधे घंटे में तो खत्म हो जाता है वो, इतना इतना अच्छा होली फेस्टिवल है, साफ सुथरा प्यार का त्योहार है, तो उसके लिए टेस्ट पोस्टपोन कराने की कहाँ जरूरत पड़ेगी भाई, है ना। हाँ एक बच्चे ने बोला है सर आप क्वेश्चन सारे मत बताया करो सर, बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए मैंने बोला ना अगले चैप्टर से मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। डिस्कशन के लिए अपन और कोई तरीका अपनाएंगे ताकि हमारा टाइम खराब नहीं हो क्लास में अच्छे बच्चों का। तो डोंट वरी, आप कोशिश करें, सबसे अच्छी बात तो ये है। आ गया शीट, है ना। अब देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन था भाई साहब। हाँ रे, क्वेश्चन बैंक में और कौन सा रह गया था भाई साहब, कौन सा रह गया था आप बताओ रे फटाफट, मैं चेक कर लेता हूँ अब कौन सा क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा था। शीट में मैं चेक कर रहा हूँ मेरे बच्चों, उसे मुझे ही पता लग जाएगा कि शीट में कहाँ गड़बड़ हुई है।
इसमें 80 47, एक सेकेंड, 47, अच्छा राइट 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 राइट, ओहो कुछ क्वेश्चन में, अच्छा कुछ क्वेश्चन अलग अलग हो गए थे, राइट 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 राइट, हाँ 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 हाँ, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक, ठीक है। अब आप बताओ कौन सा बच्चे ने, हाँ ठीक है, अब पढ़ता हूं मैं आपके हिसाब से पढ़ता हूं। 31, ओके। 31 में क्या हो रहा है बेटा, 31, यस, 31 के अंदर आपको हिंट देता हूं बेटे, एच ई प्लस है, ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट, वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड फोटोन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इज, यही क्वेश्चन है आपका, ओके। 31 में आपको ऑर्बिट की एच ई प्लस है, पहली बात तो एच ई प्लस के लिए जेड का वैल्यू 2 हो गया बेटा। फिर हम ये जानते हैं कि ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर जो है वो दे रखा है आपका 105.58 पीएम, पीएम का मतलब पिकोमीटर, ओके। तो ये हो गया 1.058 एंगस्ट्रॉम हो गया। तो 1.058 का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, ओके। आप बोलोगे यस सर, तो यहां से आप 1.058 इंटू जेड इज इक्वल टू 0.529 एन वन स्क्वायर निकाल लो बेटा, ठीक है, ये एन वन स्क्वायर मान लो, ठीक है। ऐसे ही आप अगली बार एन टू स्क्वायर ये निकाल लो 26, ये आर वन मान लो, आपको मालूम नहीं कौन सा है। अगला रेडियस कौन सा है बेटा, अगला रेडियस आपका यहां से एन वन आ जाएगा मेरे बच्चे, ये जेड की वैल्यू 2 रख दे भाई, यहां से एन वन की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा सॉल्व कर मेरे लाल, 26.45 पीएम, पीएम मतलब कितना हो गया, 0.2645, 0.529 एन टू स्क्वायर बाई जेड। तो यहां से मेरे बच्चे तू क्या करेगा, एन वन एन टू के वैल्यूज निकाल ले, ठीक है मेरे लाल। फिर क्या करेंगे, द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड फोटोन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इज, अब क्या करेगा बेटा, 1 बाई लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। यहां से अपन, और अगर आपको इसमें एनर्जी की टर्म में सॉल्व करना है तो एनर्जी की टर्म में सॉल्व करवाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ले मेरे बच्चे, इसकी जगह ऐसे सॉल्व कर, डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, ठीक है। एन वन मालूम बेटा, एन टू मालूम, एन वन एन टू यहां से निकल जाएंगे, ये एन टू आ गया तेरे पास और एन वन आ गया, ठीक है। यहां रख देना, इसको एस सी बाई लेमडा के बराबर कर देना, ठीक है। तो यहां से आप एस सी बाई लेमडा के इसको बराबर कर देना, तो यहां पर आपके पास एन वन एन टू के वैल्यूज आ जाएंगे। एक में चेक कर लो कितना आ रहा होगा, देख लो आप इसको, आई थिंक ये एन वन स्क्वायर 4 आ रहा है, तो 2 आ रहा होगा मेरे ख्याल से, चेक कर लो बेटा, 2 ही आ रहा है शायद, चेक करो, 0.529 का ऑलमोस्ट डबल, और यस 4, ये जेड की वैल्यू 2 रखो तो ये एन टू की वैल्यू 1 आ गई। ये लो भाई साहब, एस सी बाई लेमडा हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 322 का डी ऑप्शन, ठीक है, चेक कर लेता हूं बेटा। 22 का क्या लिखा है बेटा, डी ऑप्शन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट, पढ़ा तो रखा है भाई, पढ़ा तो रखा है मेरे 22 का क्या पूछा है, डी ऑप्शन, 22 का डी ऑप्शन। हाँ इसमें एक मिनट, आपके मेरे में क्या था मैं बताता हूं, शीट में क्या प्रॉब्लम आई थी। कुछ प्रॉब्लम जो थे वो हटा दी थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। अब तो आप तो करो, आपका 30 वाला अब करना, आपके 30 में प्रॉब्लम नहीं है, मेरी शीट पुरानी थी एक्चुअल में, गड़बड़ हो गई है ना, तो आप कर लीजिए अब 31 हो जाएगा। इसके अलावा एक बच्चे ने 22 भी पूछा हुआ है, 22, तो 22 में क्या करोगे मेरे बच्चे, 22 के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, तो कर लेते हैं भाई साहब 22 भी। तो 22 में आपके पास आंसर द अलग अलग पेज जा रहे हैं, कॉम्प्रेंशन दे रखा है, ठीक है। अरे 22 है, कौन सा क्वेश्चन है भाई, मैं गलत पढ़ गया, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था बेटा, दोबारा बोलना यार एक बार।
अरे कौन सा क्वेश्चन था? 22। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6। ठीक है। कंसीडर इलेक्ट्रॉन वेव He प्लस आयन, साई की बातें कर रहे हैं He प्लस के लिए। ठीक है सर। अब आप जानते हो जो एनर्जी है वो होता है -13.6 Z² अपॉन N²। ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम की इन्होंने दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। ये एनर्जी इन्होंने दे रखी है 3.4 -13.6 Z² 2² हो गया और ये N² हो गया। तो N² की वैल्यू क्या हो गई बेटा? इसको कैंसिल करो तो ये 4 × 4 16 हो गई, मतलब N की वैल्यू आ रही है 4। चेक कर लो, चेक कर लेना बेटा। N की वैल्यू आ गई 4। आप बोलोगे यस सर। तो हुज एनर्जी, ओके, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर N4 हो गया। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो L है वो इन्होंने लिखा बेटा 2 हो गया, बहुत बढ़िया। फिर इन्होंने लिखा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M0 हो गया, आराम से पढ़ते जाओ, हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू है, बस ये सेलेक्ट करना है अब आपको। ठीक है सर। इसमें कितनी रेडियल नोड आएंगी भाई साहब? आहा हा, 4 4। L की वैल्यू 2, मैं चेक कर लेता हूं, L की वैल्यू 2 ही है ना? हाँ सर ठीक है। तो इसके अंदर L 0 1 2 सबको मालूम है, S P D, मतलब सामने वाला है 4D की बातें कर रहा है। क्या बात कर रहा है? 4D की बातें कर रहा है बच्चों। और चेक कर लेते हैं। तो इसमें ये 4D की बात कर रहा है मेरे बच्चों, ठीक है ना। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं कि इन्होंने जितने भी ऑप्शंस पूछे हैं अपने से, नंबर ऑफ रेडियल नोड, N माइनस L माइनस 1, 4 माइनस 2 माइनस 1 1 आएगा बेटा। एंगुलर जो नोड है वो होंगी L के बराबर, तो ये 2 होनी चाहिए। फॉर्मूले अपन जानते हैं बेटा, टोटल नोड में इनको जोड़ना पड़ता है। तो रेडियल नोड और एंगुलर नोड, अब क्या हो रहा है? इट हैज 3 रेडियल नोड, नहीं, ऑप्शन ए गलत हो गया बेटा, ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में इट हैज 2 एंगुलर नोड्स, हाँ 2 एंगुलर नोड, यस। ऑप्शन ए गलत, बी करेक्ट। और क्या है बेटा? इट इज 4D स्टेट, यस 4D आ रहा है, ऑप्शन सी भी सही है। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है, आपने लिखा है इसमें He प्लस के लिए बात कर रहे हो। डी ऑप्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते, शील्ड इफेक्ट, उसके लिए पहले इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तो भरे हो, है ना। तो इसके आंसर 2 सही जाएंगे, बी और सी मेरे बच्चों। तो ये 22 क्वेश्चन हो गया, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 26 ओनली पार्ट 1 एक्सप्लेन, 26 का पार्ट 1, 26 के पार्ट 1 में मेरे बच्चों, 26 पार्ट 1, एज द वेवलेंथ डिक्रीजेज द लाइन इन द सीरीज कॉन्वर्ज। अरे कॉन्वर्ज का मतलब है उनके बीच में गैप कम होता जाएगा, तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा। इधर देखो, पढ़ाया था बेटा क्लास में, N1 की वैल्यू 1, फिर N2 की वैल्यू अगर 2 होगी, फिर 3 का गैप और कम हो जाता है बेटा, फिर 4 और क्लोज आ जाएगा। ये बोलना चाह रहा है एग्जामिनर, ठीक है ना। तो हम जितना न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी शेल के बीच का गैप कम हो जाएगा, तो इनके बीच में जो वेवलेंथ है या एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा मेरे बच्चों। तो इसने बोला है एज द वेवलेंथ डिक्रीजेज द लाइन इन द सीरीज कॉन्वर्ज। कॉन्वर्ज का मतलब है एक सर्टेन पॉइंट पर ये जो है वो मिक्स होने चाहिए। तो हमें इसमें से आंसर सेलेक्ट करने पड़ेंगे 26 वगैरह में, तो आपको 1 बाय 1 देखना पड़ेगा। तो आपने केवल एक पॉइंट पूछा है बस, 26 का फर्स्ट पॉइंट, तो आपको ये दिखना चाहिए
कि ये जो गैप होता है सबसे ज्यादा होता है डेल्टा ई मैक्स, ये वाला। अगर कॉन्जिक्यूटिव शेल की बात करो, कॉन्जिक्यूटिव शेल पे बात कर रहे हो, कॉन्जिक्यूटिव शेल, यहां डेल्टा ई मैक्स होगा तो ये एस सी बाय लैम्डा जो है वो मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा बच्चा, है ना। तो आप इसमें जो बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर अब आराम से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जिस बच्चे ने पूछा था, मैंने एक पार्ट, उसने एक ही पार्ट पूछा, 26 का फर्स्ट पार्ट बता दिया मैंने, ठीक है, 26 का फर्स्ट पार्ट बता दिया। और कोई पूछना है किसी को? 26 कर लोगे आराम से। तो एज द वेवलेंथ डिक्रीजेज द लाइन इन दिस सीरीज कन्वर्ज, और क्या कुछ पार्ट पूछ रहे हो आप? लाइन आपस में मिलकर किसी पॉइंट पर मर्ज हो जाए, ऐसा कुछ वो पूछना चाह रहा है शायद सामने वाला। तो इसमें आप इस तरीके से, ओ सॉरी, आंसर दे सकते हैं। और बताएं। 20 सर किस थर्ड का? 30 का हिंट देता हूं बेटा। 30 में आपको सिंपल सिंपल समझना है, हीलियम एटम है, ठीक है, ये फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, ये फोटोन आया और इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया, ये भी ठीक है। इसकी वेवलेंथ थी 330 nm, ये भी ठीक है भाई साहब। द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ हीलियम एटम आफ्टर द फोटोन एब्जॉर्प्शन है, सामने वाला मोमेंटम कंजर्व मान रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे बेटा, इसको, हीलियम एटम है, बहुत बढ़िया, हीलियम एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, हीलियम एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसने फोटोन को गेन किया, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है बेटा, पी एच अपॉन लैम्डा होगा, और इसको मास इंटू वेलोसिटी बोलते हैं बेटा, ये एच बाई लैम्डा होगा। मास अगर आप निकालोगे, देखो हीलियम एटम का मास होता है 4 AMU, या मोलर मास ऑफ हीलियम एटम होता है 4 ग्राम पर मोल, ऐसे कर लीजिए, या इसको ऐसे लिख दीजिए 4 इंटू 10⁻³ kg पर मोल, ऐसे लिख सकते हैं मेरे बच्चे। तो यहां लिख लो मेरे बच्चों, 4 इंटू 10⁻³ kg पर मोल है बेटा वो। 1 मोल पार्टिकल का मास हीलियम का 4 ग्राम होता है, तो इसको डिवाइड बाय Na कर दो। Na की वैल्यू दे रखी होगी इन्होंने सामने वालों ने, 6 इंटू 10⁻23। तो ये क्या है? ये है मास ऑफ हीलियम एटम इन केजी, ठीक है। फिर यहां से V भी निकालना पड़ेगा, H बाई लैम्डा, H की वैल्यू दे रखी होगी बेटा, जो दे रखी है वो यूज करना है एग्जाम में, 6 दिस 10⁻34 जूल सेकेंड। थ्री 330 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो यहां से ये आपकी आएगी मीटर पर सेकेंड, किस में आएगी? मीटर पर सेकेंड में, ठीक है ना। तो यहां से हीलियम एटम है तो कोई दिक्कत नहीं, हीलियम एटम क्या, हीलियम एटम क्या, फोटोन, फोटोन एब्जॉर्ब नहीं करता, व्हाई नॉट बिट्टू, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? एक बच्चा बोल रहा है अरे मेटल की प्लेट भी फोटोन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसमें क्या हो गया सर? He+ नहीं है तो कैसे करेंगे? अरे ऐसे करोगे और कैसे करोगे? हो गया? हो गया भाई साहब, खत्म भाई साहब, और तो कुछ नहीं है किसी का। एक 32 भी पूछना चाह रहा है भाई साहब, 32 सारा थ्योरेटिकल क्लास में पढ़ा रखा है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूड आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस सही है। The energy of an electron in 2s orbital on atom is lower than the energy of electron which is finitely far away. अरे सब क्लास में पढ़ा रखा है भाई। हाईएस्ट एनर्जी इनफाइनाइट पे, सबसे मिनिमम एनर्जी कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन सबसे क्लोज होता है। तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 2s ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज लोअर देन द एनर्जी, अरे भाई तुम सबको बहुत बेसिक बातें तो क्लास में पढ़ा दी मैंने। सी
According to Bohr model, the most negative energy value of an electron is given by n is equal to 1, which correspond to most stable orbit. According to Bohr model, the most negative energy value, yes, बोहर मॉडल के हिसाब से मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आएगी आपकी -13.6। हाइड्रोजन एटम ले रहे हो बेटा, 1² अपॉन n², तो n की वैल्यू 1 लोगे तभी तो आपकी मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू आएगी, मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जी आएगा। तो E कितना आएगा बेटा, -13.6 EV पर एटम। तो ये स्टेटमेंट भी सही है मेरे बच्चे, पूरी थियोरेटिकल बातें पूछ रहे हो तुम तो यार। D, according to Bohr model, the magnitude of velocity of electron increases with increase the value of this. V क्या होता है बेटा, 2.188 10⁻⁶ Z by n मीटर पर सेकेंड। तो क्या बोल रहा है ये, द वेलोसिटी, द वैल्यू ऑफ इंक्रीज होने से बढ़ेगा, ये बढ़ने से तो घटेगा भाई। तो डी स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल क्लास की बेसिक थ्योरी है, ये बच्चा को टाइम वेस्ट कर रहा है क्लास का, इसने ऑप्शन ए बी सी पढ़े ही नहीं है, क्लास में थ्योरी नहीं पढ़ी इसका मतलब इसने, है ना। तो बेटा क्लास का टाइम मत खराब करो। अंकित शाह, तुम थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो, या तो ये बोला करो सर इस ऑप्शन में दिक्कत आई, वाई आर वेस्टिंग टाइम ऑफ ऑल क्लास, लिखो या तो 32 का सर ए ऑप्शन नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्योंकि थ्योरी नोट्स लिखा रहा है बेटा उनको तो पढ़। सर उसने चेंज क्यों पूछा है बेटा, जील उसने चेंज पूछने का मतलब था, उसने लिखा है मोमेंटम कंजर्व करना है। मोमेंटम कंजर्व करना होता क्या है मेरे बच्चे, जैसे हीलियम का एक एटम है और मूव करता है गैस का पार्टिकल, गैस का पार्टिकल मूव करेगा, फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो और फास्ट मूव करेगा, इसलिए पूछा है उसने, है ना। ठीक है चलिए, ठीक है ना, चलो भाई हो गया खत्म, चलो और किसी का नहीं है, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं भाई। अब मेरे बच्चों नेक्स्ट पार्ट है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ेंगे। यार टाइम भी बहुत हो गया, चलो थोड़ा और पढ़ लो। केमिकल इक्विलिब्रियम, तो लास्ट क्लास में मैं आपको जो बता रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में मेरे बच्चों पहले तो ध्यान रखो कि जैसे कोई भी रिएक्शन हो रहा है, सपोज ए प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू सी, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं बच्चों फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसको बोलते हैं मेरे बच्चों बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, डबल एरो का मतलब है अगर आपने वेसल में मान लीजिए ए और बी के कुछ मोल्स लिए, सपोज इनिशियल मोल्स आपने इसके कुछ ले लिए, ए लिए, इसके बी लिए, इसके 0 लिए, ठीक है, और मोल्स एट टाइम टी। अब यहां पर हमें स्टोइकियोमेट्री आनी चाहिए। अगर आप a माइनस एक्स लिखोगे बेटा तो यहां b माइनस एक्स, तो यहां x आएगा, ठीक है ना। आप मोल की जगह कंसंट्रेशन वर्ड भी लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा, मोल्स बाय वॉल्यूम, तो यस आप कंसंट्रेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इस चैप्टर में ध्यान रखें, कभी भी अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर को रिप्रेजेंट करता है ना। बेसिक पार्ट भी अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने डिस्कशन डाउट में मेरा बहुत टाइम खराब कर दिया है यार। अच्छे क्वेश्चन पूछे कुछ बच्चों ने, बट कुछ बच्चों ने, 2-3 बच्चों ने बड़े इजी क्वेश्चन पूछे यार, ये ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, नहीं, थ्योरी तो पढ़ो भाई। तो मेरे बच्चों अगर आप मान लो ऐसे बोलोगे ए, तो इसका मतलब होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, ओल्ड एज में इसको एक्टिव मास भी बोलते हैं, और एक्टिव मास ऑफ ए, ठीक है।
हमने मान लो इनिशियली ए और बी की कुछ कंसंट्रेशन ली। कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा? मोल्स बाय वॉल्यूम, ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है। कंसंट्रेशन ऑफ गैस कभी भी निकालना हो तो कैसे निकलेगी बेटा? मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल। ठीक है, तो हम कभी भी किसी भी गैस की कंसंट्रेशन अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा मोल्स बाय वॉल्यूम। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। अब अगर आपने इनिशियली कुछ कंसंट्रेशन ए और बी की ली, उनके बीच में बेटा रिएक्शन स्टार्ट होगी और सी बनना शुरू हो जाएगा। अब जैसे सी बनना शुरू होगा, ये सी फर्दर ए और बी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ए बी सी की हम बात कर रहे हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। इनिशियली आपने सी नहीं लिया, एग्जाम में जब तक नहीं दिया जाएगा आप हमेशा मानकर चलेंगे कि वी आर स्टार्टिंग अवर रिएक्शन विद रिएक्टेंट ओनली। मैंने हालांकि मेंशन कर रखा है शुरू में इसकी कंसंट्रेशन ए बी ए 0 है। स्टोइकोमेट्री आती है, दोनों के कोफिशिएंट सबके सेम है, तो जितना इसमें से माइनस होगा उतना इसमें से माइनस होगा और ये बन जाएगा। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। अब इन ए और बी की रिएक्शन से जो सी बन रहा है, तो कुछ समय बाद जैसे ही सी एप्रिशिएबल क्वांटिटी बना, ये ए और बी में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। ए और बी से सी बन रहे हैं और सी से ए और बी बन रहे हैं, तो ये कन्वर्जन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में चलता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब ए और बी से जितना सी प्रोड्यूस होगा मेरे बच्चों, उसी टाइम में सी से उतना ए और बी प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है ना, तो ये बात भी हो गई। अब वेसल में जब इक्विलिब्रियम आता है तो हम बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम। ये अभी डिटेल में और पढ़ाऊंगा मैं आपको बाद में, अभी बिल्कुल बेसिक आइडिया दे रहा हूं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसको हम आगे जाकर जब स्टडी करेंगे बेटा आरएफ बोलेंगे, इसको आर भी बोलेंगे। तो इजी लैंग्वेज में इक्विलिब्रियम पे शॉर्टकट में जब हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे आने वाले समय में, तो आपको ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर होती है। ठीक है, यह भी ठीक है। ध्यान रखें केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज वेसल में अचीव किया जाता है बच्चों, लिखना है इसको। केमिकल इक्विलिब्रियम ऑलवेज अचीव्ड इन क्लोज वेसल। क्योंकि बेटा अगर क्लोज वेसल नहीं लोगे तो सिस्टम का मास फिक्स नहीं होता है, गैसेस निकल के बाहर जा सकती हैं, तो मास को फिक्स करना जरूरी होता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम ऑलवेज अचीव्ड इन क्लोज वेसल, ये भी ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन। वी कैन अचीव chemical equilibrium, we can achieve chemical equilibrium from both direction। कोई या ऐसे लिख लें, किसी भी डायरेक्शन से आप केमिकल इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हो। क्या मतलब है इसका बेटा? मान लीजिए एक रिएक्शन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इससे बन रहा है मेरे बच्चों अमोनिया गैस। तो एक स्टूडेंट कहता है कि सर मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लूंगा रिएक्टेंट, ठीक है, तो वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्टेंट लेकर भी इक्विलिब्रियम अचीव कर सकता है। और दूसरा बच्चा बोलता है सर मेरा रिएक्टेंट अमोनिया गैस होगा,
यस, वो भी इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। जो स्टूडेंट अमोनिया गैस को एज ए रिएक्टेंट लेगा वो N2H2 में ब्रेक हो जाएगा, जो N2H2 में लेगा वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपकी चॉइस है, आप वेसल में नाइट्रोजन हाइड्रोजन को रिएक्टेंट लेकर अमोनिया में कन्वर्ट करके इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। आप वेसल में नाइट्रोजन हाइड्रोजन की जगह अमोनिया को लेकर भी N2H2 में कन्वर्ट करके इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो वी कैन अचीव केमिकल फ्रॉम एनी डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन से आप अचीव कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि केमिकल जो इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, डायनेमिक इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन reacted with hydrogen and converted into ammonia, ये भी ठीक है। तो इसमें जब वेसल में इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो सबके मोल्स कांस्टेंट हो जाएंगे। जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, टेम्परेचर या प्रेशर या मोल्स या कंसंट्रेशन, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होंगी। डायनेमिक नेचर का मतलब होता है मेरे बच्चों, रिएक्टेंट्स कंटिन्यूअसली converted into product या products and vice versa। इजी लैंग्वेज में इसमें रिएक्टेंट लगातार प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट लगातार रिएक्टेंट में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे मेरे बच्चों। आप इसको ऐसे समझो कि मान लो 1 सेकंड में नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जितने अमोनिया के पार्टिकल बनेंगे, उसी वेसल में प्रेजेंट अमोनिया के पार्टिकल्स, दूसरे पार्टिकल जो भी प्रेजेंट होंगे, वो N2H2 में कन्वर्ट होते रहेंगे। जब 1 मोल नाइट्रोजन मान लो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करके किसी भी टाइम पर 2 मोल अमोनिया बना रहा है, तो उस वेसल में प्रेजेंट अमोनिया के जो पार्टिकल हैं वो भी उतने ही मोल्स नाइट्रोजन हाइड्रोजन के दोबारा से प्रोड्यूस कर देंगे। टाइम के साथ मोल्स में चेंज नहीं आते हैं, मोल्स या कंसंट्रेशन या टेम्परेचर, जो भी आप बोलो, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम remains constant at equilibrium। मेरे बच्चों, वेसल में जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में, मोल्स में या प्रेशर में या टेम्परेचर में चेंज आना बंद हो जाता है। ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन वी क्लेम वी हैव अचीव्ड केमिकल इक्विलिब्रियम इन ए क्लोज वेसल। तो इसका सीधा मतलब होता है अब इनमें चेंज नहीं होगा, है ना। तो बच्चों, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुए हैं, टाइम का कंस्टेंट आ गया, आपकी एक क्लास और होगी। तो मैं अभी बढ़ा सकते हैं, थोड़ी देर और पढ़ सकते हो क्या? देखो देखो देखो, सर खत्म कर दीजिए प्लीज, हे भगवान। ये बच्चा बोल रहा है इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है। हाँ, इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है कि टाइम के साथ इनके मोल्स में चेंज नहीं आएंगे। मान लो इक्विलिब्रियम पर सपोज करिए, एक दीदी बोल रही इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से सपोज करो अमोनिया बन रही है, तो ये इनके जो भी मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पर, सपोज कर लीजिए कि इक्विलिब्रियम पर इनकी जो भी कंसंट्रेशन है, मोल्स हैं, ठीक है, मान लो ये 5 हैं, सपोज करो 10 है और ये 8 हैं, ठीक है। तो ये जो भी मोल्स या कंसंट्रेशन है, अब ये टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे, ये चेंज नहीं होंगे। जो भी मोल्स हैं वॉट एवर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, अब आपने एक बार क्लेम करा कि इक्विलिब्रियम आ गया, तो इसका मतलब है अब मोल्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है ना। हैं नहीं 50, हाँ बढ़ा सकते हैं, हाँ ठीक।
ठीक है ठीक है, पढ़ाओ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है पढ़ो पढ़ो भाई सब, है ना। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बनेगा। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मेरे बच्चों कि वैसल में जितने मोल्स नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया के बनेंगे, मान लो 1 सेकंड में ये जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अमोनिया के उतने ही पार्टिकल्स नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। टाइम के साथ मोल्स में चेंज नहीं आएगा। अब ये सुनो आराम से, ये डायनेमिक इन नेचर, कंटिन्यूअसली कन्वर्ट होंगे। फ्यू पार्टिकल्स ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू अमोनिया, few other particles of ammonia continuously convert into nitrogen hydrogen। आराम सुनना, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक क्या होता है समझाता हूं मैं आपको, सुने आराम से, ये लिखो मत इस पे, हाँ प्लीज पढ़ाओ सर, हाँ पढ़ रहे हैं, सुनो 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 आराम से। मान लो मेरे बच्चों, जैसे आपने कभी कोई आयरन का पीस लिया, ये आयरन का पीस है, इसका टेम्परेचर मान लो 300 केल्विन है। इस पर आपने आयरन का एक दूसरा पीस रख दिया जिसका टेम्परेचर मान लो 290 केल्विन है, ठीक है। तो होता क्या है कि दो आयरन के ऑब्जेक्ट हैं, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, आयरन के पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं बेटा। इसमें क्या होगा, हीट ट्रांसफर होता है, आप जानते हैं हाई टेम्परेचर बॉडी से हीट नेचुरली फ्लो होती है लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ। कुछ देर बाद इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, लेकिन आप टेम्परेचर सेम होने के बाद दोनों आयरन के ऑब्जेक्ट का पहले वेट मेजर कर लो, बाद में वही वेट निकलेगा। इसमें आयरन के पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, एक दूसरे में मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है कि आयरन उधर जा रहा है इधर आ रहा है, नो, केवल हीट ट्रांसफर होती है। तो जब आप क्लेम करेंगे कि दोनों के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया है, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया है, तो उस सिचुएशन में जब इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, मान लो टी यहां हो गया, टी यहां हो गया, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसमें पार्टिकल्स का कोई मूवमेंट होने वाला नहीं है। जबकि जिसको आप बोलते हैं डायनेमिक इन नेचर, उसमें रिएक्टेंट जो आपका मटेरियल है उसका एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, उसमें एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते रहेगी। तो डायनेमिक इन नेचर जो है, हाँ, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब दो ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर सेम हो जाएं। थर्मल इक्विलिब्रियम मींस इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। यह हालांकि थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे अभी आप। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब है उन दोनों के टेम्परेचर सेम है, इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। इस तरह का जो इक्विलिब्रियम डेवलप होगा तो इसमें आयरन के पार्टिकल्स का कोई मूवमेंट नहीं होता है, स्टैटिक इन नेचर। जबकि अगर आप किसी वेसल में कोई डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव कर रहे हैं, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम को जब हम अचीव करते हैं तो उसके अंदर लगातार प्रोसेस चलता रहेगा मेरे बच्चों। जैसे मान लीजिए आपके पास, ये भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, मान लो आइस है और वाटर है, आपको भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आगे पढ़ाऊंगा। इन दोनों बोथ फेज आर इन इक्विलिब्रियम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm प्रेशर। मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं बच्चों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm प्रेशर पर आइस और वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब आप इक्विलिब्रियम क्लेम कर रहे हैं तो इनके जो भी अमाउंट हैं वो फिक्स रहेंगे, लेकिन ये प्रोसेस लगातार चलेगा। इसका मतलब क्या होता है, मान लो किसी टाइम में इसके 10 मॉलिक्यूल आइस के, मान लो आपके पास इक्विलिब्रियम में ऐसे कुछ भी मोल्स हैं, सपोज 5 मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पे, इसके सपोज करो 2 मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पे, ठीक है सर, मान लीजिए। तो इन दोनों के बीच में अगर इक्विलिब्रियम है, कुछ भी अमाउंट है इनका, तो जितने पार्टिकल, मान लो 1 सेकंड में इसके 10 मॉलिक्यूल आइस के वाटर में कन्वर्ट होंगे, तो उसी टाइम के अंदर फर्दर वाटर से भी आइस के उतने ही मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे होंगे। लगातार वेसल में
जैसे आपने बोला आइस ज्यादा है, बहुत बढ़िया सर, ये हमारी आइस है और इसके साथ में कुछ पानी है थोड़ा बहुत, ये लो मेरे बच्चों, ये आइस है, ये वाटर हो गया H2L और ये आइस हो गया, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट, दोनों फेज एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे। डायनेमिक इन नेचर, मूवमेंट कंटिन्यूस चलता रहेगा। फ्यू आइस पार्टिकल विल कन्वर्ट इनटू वाटर, सेम टाइम सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर कन्वर्ट इनटू आइस, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक इन नेचर। लगातार चलेगा प्रोसेस, लेकिन दोनों फेज में उसके मोल्स जो भी हैं फिक्स हैं इक्विलिब्रियम पर, उन नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। तो इसको बोलते हैं डायनेमिक इन नेचर। ये होता है मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये आयरन की बात कर ली हमने, ये तो आपको जीके के लिए बताया, एक बच्चे ने पूछा था डायनेमिक क्या होता है इसलिए बताया। डायनेमिक का मतलब अब तक हमारे समझ में आ जाना चाहिए कि सर डायनेमिक का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। पार्टिकल्स का, मटेरियल का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन चलता रहेगा, इसका नाम है फेज इक्विलिब्रियम। ये भी पढ़ाऊंगा मेरे बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं दोनों ही इक्विलिब्रियम हैंडल करूंगा इस चैप्टर में, जिसका नाम है मेटल इक्विलिब्रियम। उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम भी हम कवर करेंगे और फेज इक्विलिब्रियम भी कवर करेंगे। ये केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है लेकिन फेज इक्विलिब्रियम है, ये भी नेचर में डायनेमिक होता है। तो ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सर ये दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम हमारे क्या होते हैं, दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम डायनेमिक होते हैं। आप बोलोगे यस सर, ठीक है ना। हाँ, नेट मोल्स हमेशा सेम रहते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये जो इक्विलिब्रियम लास्ट क्लास में मैंने बताया था वो आपको ध्यान रखना है, आगे भी लिखाऊंगा। ऑलवेज डायनेमिक इन नेचर, ये लास्ट क्लास में बताया था जो बच्चे पढ़ रहे थे, चाहे आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ो चाहे आप फेज इक्विलिब्रियम पढ़ो। लास्ट क्लास में मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं। कोई सा भी पढ़ लो सर ऐसा होगा। दोनों में क्लोज वेसल चाहिए, इक्विलिब्रियम को किसी भी साइड से अचीव कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक पार्ट होता है सर रोल ऑफ कैटलिस्ट। क्या होता है? रोल ऑफ कैटलिस्ट। तो आपको कैटलिस्ट के बारे में आराम से नेक्स्ट क्लास में बताएंगे मेरे बच्चों, ठीक है ना। कैटलिस्ट के बारे में, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस दैट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन को फास्ट करता है मेरे बच्चों, रिएक्शन विदाउट itself being consumed, ठीक है। ये बिना कंज्यूम हुए मेरे बच्चों रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। कैटलिस्ट की खास बात क्या होती है? कैटलिस्ट पार्शियलिटी नहीं करता है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को 10 टाइम्स बढ़ाएगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट को भी 10 टाइम्स बढ़ाता है। तो कैटलिस्ट इंक्रीजेज rate of reaction, catalyst increases rate of reaction in both direction up to same extent। दोनों की सेम एक्सटेंट पर ये रेट को बढ़ाता है। इजी लैंग्वेज में कैटलिस्ट को रिएक्शन को फास्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मान लो मेरे बच्चों आपने कैटलिस्ट को यूज नहीं किया, रिएक्शन स्लो चलेगी, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों स्लो होंगे, इक्विलिब्रियम को अचीव होने मान लो 10 घंटे लगे। कैटलिस्ट को यूज करने से ये रिएक्शन को 10 घंटे की जगह आपको 1 घंटे में, 40 मिनट में, 30 मिनट में, डिपेंड करता है कितना फास्ट रिएक्शन को बढ़ा रहा है। इसका रोल केमिकल काइनेटिक्स में नेक्स्ट ईयर 12th क्लास में भी पढ़ेंगे। अभी बेसिक लेवल पे समझो, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जिसको आप वेसल में डाल दोगे तो नेट कंज्यूम नहीं होता है। नेट कंज्यूम नहीं होगा मतलब रिएक्शन से पहले वेट कर लो, रिएक्शन के इक्विलिब्रियम आने के बाद वेट कर लो। इक्विलिब्रियम के कैटलिस्ट का कंजप्शन नहीं होता है। तो कैटलिस्ट को जब आप यूज करते हो
तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए इंक्रीज करेगा उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए इंक्रीज करेगा। मान लो फॉरवर्ड को 5 टाइम्स तो बैकवर्ड को 5 टाइम्स करेगा। तो उससे क्या होगा, आप दिमाग लगा सकते हैं, आप आप रिएक्शन को कम समय में अगर इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हैं तो यूज करें कैटलिस्ट को। तो मैं लिख देता हूं आपके लिए, वी कैन अचीव chemical equilibrium in short time या in less time, जो भी आपको वर्ड यूज करना हो, in short time we can achieve chemical equilibrium in short time with the help of catalyst। कैटलिस्ट को यूज करने से आपके इक्विलिब्रियम कंपोजिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या होता है, तुम कैटलिस्ट को यूज करो या ना करो, ये अभी हम चैप्टर में आगे भी सुनेंगे जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की कैलकुलेशन वगैरह करना सीखेंगे। आप अगर कैटलिस्ट को यूज करते हैं तो मैंने जैसा कहा, इक्विलिब्रियम मान लो विदाउट कैटलिस्ट 1 घंटे में अचीव किया, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट को पता लगा 10 मिनट में ही हो गया। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों को फास्ट कर देता है, दोनों को इक्वली फास्ट करेगा। ये कभी भी इक्विलिब्रियम कंपोजिशन को चेंज नहीं करता है। मतलब मान लो रिएक्टेंट का 80% कन्वर्जन हुआ और वहां पर इक्विलिब्रियम आ गया, ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो जो भी इक्विलिब्रियम कंपोजिशन होगा, जो जो मोल्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम पर होने चाहिए, कैटलिस्ट को यूज करोगे तब भी इक्विलिब्रियम पर उनके वही मोल्स रहेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के। इक्विलिब्रियम कंपोजिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इक्विलिब्रियम कंपोजिशन not change in presence of catalyst। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम जो कंपोजिशन है उस पर जो है आपका इक्विलिब्रियम कंपोजिशन नॉट चेंज। आप कैटलिस्ट को यूज करो या ना करो, इन एब्सेंस ऑफ जो कंपोजिशन आएगा वेसल में, जितने मोल परसेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट होने चाहिए उतने ही मोल परसेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट के होंगे, बाद में भी होंगे। कब? जब कैटलिस्ट को यूज करेंगे। मान लो आपने कम समय के लिए अचीव कर लिया तो भी आपके पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट के वही मोल परसेंट रहेंगे। कैटलिस्ट के रिएक्शन को स्टार्ट होने से पहले जितने मोल्स हैं, इक्विलिब्रियम पर भी उसके उतने ही मोल्स होंगे। इसका नेट कंजप्शन, इसका कोई कंजप्शन वेसल में के अंदर नहीं होगा। थ्योरेटिकली इसको हम ऐसे बोलेंगे, फिर काइनेटिक्स में इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो आपके काम की बात क्या है कि कैटलिस्ट को यूज करने से इक्विलिब्रियम को हम कम समय में अचीव कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो इक्विलिब्रियम का कंपोजिशन है, मोल परसेंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है सर, 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा था, बहुत बढ़िया बात है। हाँ ठीक है, ठीक है ना। चलिए अगली क्लास में फिर और पढ़ेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी शॉर्ट ब्रेक आ गया अपना कुछ दिनों के लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं आपको यहीं से कंटिन्यू करूंगा। बहुत छोटा सा पार्ट चल रहा है अभी, बेसिक पार्ट है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं मेरे बच्चों। जब तक आप आराम से, जो भी आपका कुछ बैकलॉग हो गया हो या ना हुआ हो, रिवीजन करें, प्रॉपर रिवीजन कर लें एटॉमिक स्ट्रक्चर का। और जो बच्चे मेरी बुक सॉल्व करते हो लेवल 1 ट्राई कर लें, पूरा कंप्लीट कर लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।